हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन गणित जो आपका पेपर नंबर सेकंड है उसके कुछ यूनिट्स अपन यहाँ पे यूट्यूब पे करने वाले हैं। जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उन बीएससी सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए अपन यहाँ पे कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस में अपन स्टार्ट करेंगे आज एक चैप्टर चापकलन। इंटीग्रल कैलकुलस अपनी बुक का नाम है और ये अपने पास पेपर नंबर सेकंड है। इंटीग्रल कैलकुलस जो अपने पास पेपर नंबर सेकंड है, ठीक है। पेपर नंबर सेकंड अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस और उसमें हम आज अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर जो आपके पास चापकलन जो चैप्टर है उसको अपन स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है और इतना बड़ा चैप्टर है ये नहीं, 5 से 7 लेक्चर में ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। और मैं इसमें आपके सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और वो जो जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप तो बस इन क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कर लेना और आराम से इनको बार बार रिवाइज कर लेना। तो अपन आज पढ़ते हैं चापकलन जो अपने पास चैप्टर है। यदि आपकी बुक को यदि गोखरू की जो बुक है आपके पास नवकार प्रकाशन है उसको मैं फॉलो करता हूँ उसी को, क्योंकि अपन जो वीडियो बना रहे हैं वो यूनिवर्सिटी सारे के लिए है लेकिन अपन जिस बुक को फॉलो करेंगे वो नवकार प्रकाशन वाली बुक है, ठीक है। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी जिसके भी इंटीग्रल कैलकुलस सिलेबस में है वो भी इस चैप्टर को पढ़ सकता है। चापकलन जो अपने पास पार्ट नंबर फर्स्ट है उसके अंदर आपके टॉपिक है क्षेत्रकलन, चापकलन और परिक्रमण से प्राप्त ठोसों के आयतन तथा पृष्ठ है। तो इसमें अपन आज स्टार्ट करें चापकलन और इसके बाद में जो अगला चैप्टर रहेगा वो आपके पास रहेगा क्षेत्रकलन, ठीक है। और इसके बाद में बीटा गामा फंक्शन भी अपन करेंगे यहाँ पे और डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन को भी अपन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अब अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है परिभाषा कि चापकलन कहते किसको है। तो उसके लिए आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहना और इनको रिवाइज करते रहना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवाइज करना होता है। आप इनको रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर चीजें समझ में आ जाएगी। हो सकता है कि मे भी पहले लेक्चर में आपको सारा सब कुछ कंप्लीट समझ में नहीं आएगा लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, जैसे आप इसमें आप आगे सोल्व करते जाओगे उनको बार बार पढ़ते जाओगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं परिभाषा। चापकलन की परिभाषा क्या होती है। तो चापकलन की परिभाषा होती है समतलीय वक्र में समतलीय वक्र में समतलीय वक्र में समतलीय वक्र के समतलीय वक्र के दो बिंदुओं के बीच समतलीय वक्र के दो बिंदुओं के बीच समतलीय वक्र के दो बिंदुओं के बीच या मध्य चाप की लंबाई ज्ञात करना। बिंदुओं के मध्य चाप की लंबाई ज्ञात करना। चाप की लंबाई ज्ञात करना चापकलन कहलाता है। समतलीय वक्र के दो बिंदुओं के मध्य चाप की लंबाई ज्ञात करना चापकलन कहलाता है। तो चापकलन की क्या परिभाषा होती है कि जो अपने पास प्लेन कर्व होते हैं उस प्लेन कर्व में किन्हीं भी दो पॉइंट के मध्य यदि अपन चाप की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं उस चाप की लंबाई को ज्ञात करना ही चापकलन कहलाता है। यदि अपन फॉर एग्जांपल देखें तो जैसे मान लो ये अपने पास क्या है, परवलय है। ये अपने पास क्या है, परवलय है, ठीक है। तो इस परवलय में मान लेते हैं अपन ये अपने पास एक पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं। इस पॉइंट के बीच में यदि अपन चाप की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं, इसके बीच में अपन यदि चाप की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं उस चाप की लंबाई को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, चापकलन कहलाता है। तो परिभाषा क्या होती है, समतलीय वक्र के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य यदि अपन चाप की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं उन चाप की लंबाई को ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, आपके पास चापकलन कहलाता है। इसमें कुछ सूत्र है जो फॉर्मूले हैं जो अपने पास अपने को याद भी करना है और उनकी सूत्रों की सहायता से अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अपन कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में यदि आपने पढ़ा होगा। डिफरेंशियल कैलकुलस की जो बुक थी अपने पास उसके अंदर अपने जो चाप का अवकलज पदिक समीकरण के बारे में अपने पढ़े थे तो वही फॉर्मूले हैं, उनसे ही रिलेटेड कुछ ऐसे वाले फॉर्मूले हैं। तो जैसे अपन यदि बात करें कुछ फॉर्मूलों की चाप की लंबाई ज्ञात करने की, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने की सूत्र
चाप की लंबाई ज्ञात करने की सूत्र। और वीडियो की अपन जो रेंज रखेंगे वो 30 से 40 मिनट की वीडियो की रेंज रखेंगे, ठीक है, ताकि आप इन वीडियो को देख सको आराम से, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो फिर आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि एक एक डेढ़ घंटे का वीडियो आप, हाँ लास्ट में ज़रूरत पड़ी तो अपन एक एक घंटे की वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट जो अपने पास सूत्र आता है वो कार्तीय वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के लिए आता है। कार्तीय वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के लिए यदि अपने पास कोई कर्व है वो इस प्रकार से दे रखा हो, कार्तीय रूप में दे रखा हो, कार्तीय रूप में कोई वक्र होता है तब इसका मतलब क्या होता है कि वो y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में, मतलब कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स के रूप में यदि अपने पास कोई कार्तीय वक्र दे रखा हो, उसके लिए अपन कैसे चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डी एस अपॉन डी एक्स। ये आपने देखा होगा चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला, डी एस अपॉन डी एक्स, डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यदि मान लो कोई कर्व इस प्रकार से हो y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में हो, यदि कोई कर्व अपने पास क्या हो y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फिर आपको चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाना है डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन अपने को तो क्या निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है, अपने को तो सिर्फ एस का मान निकालना है, तो अपन क्या करेंगे दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे अपन, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन करेंगे डी एस अपॉन डी एक्स का, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। आपको पता है कि अवकलन जो होता है वो समाकलन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होती है, व्युत्क्रमण प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया होती है ना, तो यहाँ से dx है वो dx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से s का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से अपने को मिलेगा क्या s इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। ये हो गया अपने पास चाप की लंबाई, ये अपने पास चाप की लंबाई का क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। तो s इक्वल टू क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपके पास कार्तीय वक्र की चाप की लंबाई ज्ञात करना है। लेकिन अपने पास क्या है, चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेशन की लिमिट भी होनी चाहिए, तो यहाँ से अपन फर्स्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या कि कार्तीय वक्र, यदि अपने पास क्या हो कार्तीय वक्र y इक्वल टू, कार्तीय वक्र y इक्वल टू एफ एक्स के बिंदु a से लेकर b तक, बिंदु a व b पर, a व b पर क्रमशः x इक्वल टू a व x इक्वल टू b है, तब चाप AB की लंबाई, तब चाप AB की लंबाई, तब चाप AB की लंबाई क्या हो जाएगी अपने पास S बराबर हो जाएगा A से B अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ए से बी उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। यदि मान लो देखो इस प्रकार से है कि मान लो ये कोई कर्व दे रखा है, ठीक है, ये ए से बी, ये कोई कर्व दे रखा है और ये कर्व क्या है y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, ये कोई कर्व दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, ए पॉइंट पर x इक्वल टू ए है अपने पास और बी पॉइंट पर अपने पास x इक्वल टू क्या है b है। तो क्या करना है आपको, यदि मान लो a से b तक अपने को क्या करना है, a से b तक अपने को क्या करना है, चाप AB की लंबाई निकालना है, इस चाप की लंबाई निकालनी है AB की। तो यहाँ पे अपने को x की लिमिट देखनी है, x बराबर a और यहाँ पे x बराबर b, और कर्व अपने पास क्या दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यहाँ से, और डी वाई बाई डी एक्स निकाल के फिर अपने को क्या करना है चाप, यहाँ से मैंने मान ली इस चाप की लंबाई मान ली मैंने s है, तो इस चाप की लंबाई कैसे निकालूंगा, a से b, a से लेकर b, x की लिमिट a से b है ना, y इक्वल टू एफ एक्स है तो a चाप x की लिमिट देखेंगे, x की लिमिट क्या हो जाएगी a से b
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये इसके चाप की लंबाई का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब मान लो कर्व यदि मान लो इस प्रकार से हो, x बराबर एफ आई के फॉर्म में हो, तब अपने को क्या देखना है, y की लिमिट देखनी है, y इक्वल टू सी से d तक। ठीक है, तो उसके लिए अपन दूसरा पॉइंट लिख लेंगे। यदि कार्तीय वक्र आपको दे रखा हो y इक्वल टू एफ एक्स और उसके बिंदु x बराबर a से लेकर x बराबर b तक अपने को चाप की लंबाई निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा a से b अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। यदि अपन दूसरे पॉइंट की बात करें तो अपने को ये 4-5 फॉर्मूले हैं, उनको याद रखना पड़ेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन सवाल को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यदि मान लो कार्तीय वक्र अपने पास क्या दे रखा हो, x इक्वल टू एफ वाई हो, यदि कार्तीय वक्र अपने पास क्या हो, x इक्वल टू एफ वाई हो, उसके बिंदु a व b, बिंदु a व b पर क्रमशः y इक्वल टू सी व y इक्वल टू डी, y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी है, तब चाप AB की लंबाई, क्या हो जाएगी अपने पास, s इक्वल टू हो जाएगा c से d, तो इंटीग्रेशन की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। और अपन क्या करेंगे, यदि x इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में हो तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब इसका क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर y के रिस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये इसकी चाप की लंबाई आपका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अब वही बात है कि मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है, वही ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है, और कर्व अपने पास क्या मान लो x बराबर क्या दे रखा हो, एफ वाई दे रखा हो, तो अपने पास इसकी चाप की लंबाई मान लो s मान ली, और यहाँ पे y की लिमिट की मैंने मान ली y इक्वल टू सी से y इक्वल टू डी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले dx अपॉन dy निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, dx अपॉन dy निकालना है, और फिर चाप की लंबाई में इसमें फॉर्मूला होता है अपने पास c से d अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर इंटू dy, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखवाया है इतना। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको याद रखना है, यदि y इक्वल टू एफ एक्स हो तो x की लिमिट हो, तो x की लिमिट से क्या करेंगे, a से b अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स हो जाएगा। और यदि मान लो x बराबर एफ आई का फंक्शन हो तो आपको क्या करना है, चाप की लंबाई निकालने के लिए c से d, उसमें फिर y की लिमिट लगेगी 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। अब मान लो तीसरा क्या होता है, प्राचलिक वक्र हो, प्राचलिक समीकरण हो। प्राचलिक समीकरण क्या होता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, प्राचलिक समीकरण क्या होती है कि किसी भी अक्ष का मान, मान लो अक्ष y का मान मान लो किसी तीसरे वेरिएबल में हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्राचलिक समीकरण कहते हैं। आपने 12th में पढ़ा होगा कि प्राचलिक समीकरण क्या कहते हैं, किसी अदर वेरिएबल में उसका मान हो, x और y का मान क्या हो, किसी अदर वेरिएबल में हो, थीटा में हो या t में हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामीट्रिक इक्वेशन हो तो उसका अपन क्या कैसे चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, देखो मान लो, जैसे मान लो अपने पास समीकरण इस प्रकार से हो, x बराबर क्या दे रखो, एफ टी हो, और y बराबर भी क्या हो अपने पास एफ टी हो, इसका फंक्शन है। यदि x बराबर मान लो फंक्शन ऑफ t है और y भी क्या है, फंक्शन ऑफ t है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, ठीक है, और इसका भी क्या करेंगे, डी वाई अपॉन में डी टी निकालेंगे, निकाल लिया। इसके बाद में चाप की लंबाई का फॉर्मूला इसके लिए क्या बन जाएगा, चाप की लंबाई हो जाएगी अपने पास t1 से लेकर t2 अंडर रूट ऑफ dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, तब चाप की लंबाई s इक्वल टू हो जाएगा t1 से लेकर t2 अंडर रूट ऑफ, इसमें हो जाएगा dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, और dy अपॉन dt का होल स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। आगे समझ, प्राचलिक वक्र के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले dx अपॉन dt निकालेंगे और dy अपॉन dt निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, t1 से लेकर t2 अंडर रूट ऑफ dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर,
ये अंडर रूट अपन सही लगा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर चौथा अपन बात करें, ये प्राचलिक समीकरण के लिए बात होगी। अब चौथा पॉइंट अपन बात करें दूरी वक्र के लिए। दूरी वक्र किस प्रकार से होता है? दूरी वक्र में क्या होता है? आर बराबर एफ थीटा हो। ध्रुवीय वक्र, ध्रुवीय वक्र क्या होता है? आर बराबर एफ थीटा के लिए। ध्रुवीय वक्र में क्या होता है? आर बराबर एफ थीटा। और प्राचलिक वक्र में क्या होता है? एक्स बराबर एफ टी और वाई बराबर फंक्शन ऑफ टी। इस प्रकार से होता है। अब ध्रुवीय वक्र में क्या आते हैं? 2 पॉइंट आते हैं। ध्रुवीय वक्र में कितने पॉइंट आते हैं? 2 पॉइंट आते हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से? यदि मान लो ध्रुवीय वक्र क्या हो, यदि मान लो ध्रुवीय वक्र क्या हो, आर बराबर, यदि फंक्शन ऑफ थीटा है, यदि आर बराबर क्या हो? फंक्शन ऑफ थीटा है, के बिंदु ए व बी पर, बिंदु ए व बी पर यदि मान लो थीटा की लिमिट है, यदि मान लो अपने पास क्या हो? थीटा की लिमिट हो, थीटा बराबर क्या हो? अल्फा, और थीटा बराबर क्या हो? बीटा हो। थीटा बराबर क्या हो? अल्फा हो, और थीटा बराबर क्या हो? बीटा हो। तब चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तब चाप एपी की लंबाई, तो क्या हो जाएगा अपने पास? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा से बीटा। चाप की लंबाई एस बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा से बीटा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस डी थीटा का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये होता है ध्रुवीय वक्र के लिए। ध्रुवीय वक्र के लिए क्या सूत्र हो जाएगा अपने पास? यदि ध्रुवीय वक्र के लिए अपने पास फंक्शन इस प्रकार हो, आर बराबर क्या हो? एफ थीटा हो, और बिंदु ए और बी पर क्या हो क्रमश है? थीटा बराबर अल्फा और थीटा बराबर बीटा है, तो उसके बीच की जो अपने पास चाप की लंबाई है, उसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और में होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा अपने पास? डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास। इसको थोड़ा ब्रैकेट ये लगाना चाहो तो ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है? यदि मान लो फंक्शन क्या है? थीटा बराबर एफ आर हो, फंक्शन ऑफ आर है। यदि थीटा क्या हो? फंक्शन ऑफ आर हो, तो उसमें अपन चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? थीटा मान लो अपने पास क्या हो? फंक्शन ऑफ आर है, तो उसके लिए चाप की लंबाई ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? उसको अपन लिखते हैं आगे वाले पेज में। थीटा बराबर फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, ये हो गया अपने पास ध्रुवीय वक्र आर बराबर एफ थीटा के लिए, और इसके बाद में आता है थीटा बराबर फंक्शन ऑफ आर। सेकंड पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर, फिर अपन पदिक समीकरण के लिए लिखेंगे। अब देखो सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, यदि ध्रुवीय वक्र, ध्रुवीय वक्र यदि मान लो थीटा बराबर क्या हो? फंक्शन ऑफ आर के बिंदु ए व बी पर क्रमशः 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 ए व बी पर क्रमशः आर इक्वल टू आर वन व आर इक्वल टू आर टू है, तब चाप ए बी की लंबाई, तब चाप ए बी की लंबाई एस इक्वल टू आर वन से आर टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस आर
इसमें क्या करेंगे, डी थीटा अपॉन में डी आर निकालेंगे, आर डी थीटा अपॉन में डी आर का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा अपने पास डी आर। ठीक है, यदि मान लो देखो फंक्शन यदि अपने पास आर इक्वल टू एफ थीटा के रूप में है तो अपने को क्या निकालना है, डी आर अपॉन डी थीटा निकालना है। और यदि मान लो फंक्शन अपने पास क्या हो, थीटा इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर है, तो अपने को क्या करना है, फिर आर के रिस्पेक्ट में करोगे, तो ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन में डी आर। ठीक है, और अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये हमने लिख लिया सेकंड पॉइंट दूरी वक्र के लिए। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, वो अपना बचा है पैडल इक्वेशन हो। पदिक समीकरण के लिए अपन यदि बात करें तो पैडल इक्वेशन में जो अपने पास पैडल इक्वेशन होती है, उस पैडल इक्वेशन से अपन पैडल इक्वेशन के लिए अपन चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो पैडल इक्वेशन क्या होती है, पी और आर में रिलेशन होता है। पैडल इक्वेशन क्या होती है, पी और आर में रिलेशन होता है, उसको अपन पैडल इक्वेशन कहते हैं। कार्टेशियन वर्ग कार्टेशियन कर्व कौन सा होता है, एक्स वाई में रिलेशन हो। पोलर फॉर्म कौन सी होती है, आर और थीटा में रिलेशन हो। और उसी प्रकार क्या होता है पैडल इक्वेशन क्या होता है, पी और आर में रिलेशन होता है, उसको पैडल इक्वेशन कहते हैं। तो पदिक समीकरण के लिए अपन बात करें, तो पैडल इक्वेशन के लिए अपन बात कर रहे हैं। पैडल इक्वेशन क्या होता है, P इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, ये आपके पास पैडल इक्वेशन होती है। उसके लिए यदि अपन चाप की लंबाई देखें तो चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो चाप की लंबाई हो जाएगी अपने पास S इक्वल टू R1 से R2, और ये हो जाएगा आर डी आर अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पैडल इक्वेशन के लिए जो अपने पास चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा R1 से लेकर R2 आर अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और डी आर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गई, चाप की लंबाई होगी। ये हो गई पैडल इक्वेशन के लिए। अब अपन करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन, ये अपने फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। तो अपन क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, वक्र वक्र y इक्वल टू log sec x के लिए x बराबर 0 से x बराबर π/3 तक चाप की लंबाई है। x बराबर 0 से x बराबर π/3 तक चाप की लंबाई है। तो देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका। देखो सबसे पहले अपने पास कर्व क्या दे रखा है, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में दे रखा है, फंक्शन ऑफ x में दे रखा है, और x की लिमिट दे रखी है। तो बस कुछ ही नहीं करना, सिंपल से अपने को क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स निकालना है और फॉर्मूले में रखना है। तो y इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है, log sec x। तो सबसे पहले क्या निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, log का क्या होता है 1 अपॉन के फॉर्म में होता है, log x का क्या होता है 1 अपॉन sec x, और sec x का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन sec x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या बच जाएगा, tan x हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स का मान आ गया tan x। अब अभिष्ट चाप की लंबाई, तो अभिष्ट चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगा दो, x की लिमिट दे रखी है अपने को, और इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। तो अभिष्ट चाप की लंबाई क्या हो जाएगा अपने पास, 0 से π/3, 0 से π/3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर
इंटू डी एक्स। तो बस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो और इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो। रख दो इसके अंदर वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 3 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर क्या है, टेन एक्स, टेन का स्क्वायर क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से अपने पास क्या मिल जाएगा, 0 से पाई बाई 3, 0 से पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा अपने पास सेक एक्स। और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है ना। मेन बात, अब देखो इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। और इसमें अपन क्या कर देंगे, लिमिट रख देंगे, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 3। यहाँ तक क्लियर है। अब रखो लिमिट रखो, सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी अपने पास, log सेक पाई बाई 3 प्लस टेन पाई बाई 3 माइनस log सेक 0 प्लस टेन 0। ये अपन ने रख दी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब देखो log सेक पाई बाई 3, सेक पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है, 180 में 3 का भाग दोगे ना तो मिलेगा सेक 60, और ये सेक 60 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, भाई सेक 60 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 अपॉन कोस 60। और कोस 60 की वैल्यू किसके बराबर होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है साइन 30 के बराबर होती है ना। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1/2। तो ये अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 1 अपॉन 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस टेन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 180/3। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 माइनस log सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, log कोस 0 की वैल्यू के बराबर 1 आ जाएगी, और टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये हो जाएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास log 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अपने पास log 1 प्लस अंडर रूट 3, ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी चाप की लंबाई कितनी आ गई अपने पास, log 2 प्लस अंडर रूट 3, ये इसकी क्या हो जाएगी, चाप की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से अपन लिख देंगे कि चाप की लंबाई अपने पास क्या आ गया, लास्ट आंसर log 2 प्लस अंडर रूट 3, ये अपने पास क्या आ गई, चाप की लंबाई। ठीक है, अब अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक एस्ट्रॉइड का क्वेश्चन अपन करते हैं और फिर इसके बाद में क्लास को खत्म करते हैं। देखो मेन बात बताता हूँ कि जो एस्ट्रॉइड का चित्र होता है, या तो आप डायरेक्ट इस चित्र को याद कर लो कि भाई इस प्रकार से ये चित्र बनेगा, या मैं इसको आपको बनाना बताता हूँ कि कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाना भी सीख लेते हैं और अपन इसको डायरेक्ट याद भी करना सीख लेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है। एस्ट्रॉइड x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 का परिमाप या संपूर्ण लंबाई बताइए। परिमाप या संपूर्ण लंबाई है। अभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। दूसरा, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, x बराबर a cos क्यूब थीटा और y बराबर a sin क्यूब थीटा का परिमाप याद करो। मैं आपको इसको दोनों तरीके से सवाल कराऊंगा, आपको एग्जाम में जिस भी तरीके से सवाल पूछा जाए आप उस तरीके से उसको सोल्व कर सकते हो। इस सवाल को एग्जाम में 2 पॉइंट से पूछ सकते हैं, 2 तरीके से पूछ सकता है, या तो आपको कार्तीय रूप में देखकर पूछ सकता है,
या आपको क्या दे सकता है, पैरामीट्रिक फॉर्म में देके इस क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस्ट्रॉइड अक्ष की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3 का परिमाप या संपूर्ण लंबाई बताओ। यह इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में ये होता है, जैसे पैरामीट्रिक, जैसे आपकी दीर्घवृत्त की पैरामीट्रिक समीकरण होती है, उसी प्रकार क्या होती है एस्ट्रॉइड की भी पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। वो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स बराबर ए कोस क्यूब थीटा प्लस वाई बराबर ए साइन क्यूब थीटा। तो जैसे ही आप इसमें एक्स और वाई की जगह वैल्यू रखोगे ना, तो यही समीकरण को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जैसे सर्किल की देखो, जैसे ये सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसकी यदि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स बराबर ए साइन थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा, सॉरी वाई बराबर ए कोस थीटा, या वाई एक्स बराबर ए कोस थीटा वाई बराबर ए साइन थीटा, तो ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती है। उसी प्रकार एस्ट्रॉइड की भी क्या होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है। वो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो सकती है, इसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो इसमें जैसे एक्स बराबर ए कोस क्यूब थीटा लिखेंगे, तो वाई बराबर ए साइन क्यूब थीटा लिखेंगे, तो ये उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई इस क्वेश्चन को या तो चित्र बनाकर, या तो जिसका चित्र बना लो, याद कर लो भाई चित्र, या तो इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास क्या होता है, जैसे ये सारे चित्र बनाने हैं ना, ये आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में कर्व ट्रेसिंग वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखे हैं कि भाई चित्र कैसे बनाते हैं। एक तो या तो इनका चित्र डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कर्व है, स्टैंडर्ड कर्व का चित्र हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है। और यदि आप इसको बनाना चाहते हैं, बनाना सीखना चाहते हैं, तो उसको बनाना भी अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं, ताकि आपको दोनों तरीके से आपको समझ में आ जाए। बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, और डायरेक्ट आपको याद, यदि आपका इसका चित्र ध्यान है तो डायरेक्ट आप उसको अप्लाई भी कर सकते हो। एग्जामिनर आपको ये नहीं देखेगा कि आपने किस प्रकार से बनाया, आपने याद किया है या इसको इसको जैसे कर्व ट्रेस किया है। जैसे आपके चैप्टर था ना डिफरेंशियल कैलकुलस में कर्व ट्रेसिंग, वैसे ही अपन इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं एस्ट्रॉइड की इक्वेशन। एस्ट्रॉइड की इक्वेशन क्या होती है, तो एग्जाम में आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी प्रकार से इसको सोल्व करना है। एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर 2/3। ये अपने पास क्या है, इक्वेशन दे रखी है। अब सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपको दो पॉइंट देखने होते हैं, एक तो सममिति कि भाई किस अक्ष के ये परितः सममित होगा, तो आपको सममिति देखनी होती है, और फिर एक अपन क्या बनाते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं, और उससे अपना चित्र बन जाता है। तो सममिति में यदि अपन बात करें, जैसे देखो ये किस, यदि इसमें देखें अपन, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई, होल स्क्वायर है ना, घात क्या है, सम है। और इसी प्रकार वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो इसमें एक्स की घात भी सम है और वाई की घात भी क्या है, सम है। तो इसमें एक्स और वाई दोनों की घात सम है, तो ये दोनों अक्ष के परितः क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। जैसे एक्स अक्ष के ऊपर की साइड बनेगा, वैसे ही एक्स अक्ष की नीचे वाली साइड बनेगा, और जैसे एक्स अक्ष के लेफ्ट साइड बनेगा, वैसे ही उसमें राइट साइड में बनेगा। तो ये क्या है कि दोनों अक्षों के परितः सममित है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों की घात क्या है, सम है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या देख सकते हैं, फिर एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं, ऐसे तो करते हैं अपन। तो सममिति में क्या हो जाएगा, वक्र में एक्स तथा वाई दोनों की घात, दोनों की घात सम है। एक्स तथा वाई दोनों की घात क्या है, सम है। आपको ये सिमेट्रिक और सारणी बना भी सकते हो, और डायरेक्ट आप इसको याद भी कर सकते हो। अतः दोनों अक्षों के परितः सममित होगा, अतः वक्र दोनों अक्षों के परितः सममित होगा। वक्र दोनों अक्षों के परितः सममित होगा। फिर इसका दूसरा पॉइंट बनाते हैं सारणी। देखो अपन इसमें रफ आइडिया लेते हैं, सिर्फ चित्र का क्या लिया जाता है, रफ आइडिया लिया जाता है। दोनों अक्षों के परितः सममित हो गया, तो पता चल गया जैसे अक्ष ऊपर बनेगा वैसे अक्ष के नीचे बनेगा। इसका सिर्फ अपन क्या लेते हैं, रफ आइडिया लेते हैं कि भाई किस प्रकार से इसका चित्र बनाता है, क्योंकि अपने को इसमें चाहिए होगा, लिमिट चाहिए होती है। चाप की लंबाई निकालते हैं और क्षेत्रकलन निकालते हैं। जैसे अपन क्षेत्रकलन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें भी अपन कुछ चित्र बनाना सीखेंगे। तो इसके अंदर में भी अपने क्या करेंगे, उसके अंदर में भी अपन ऐसा रफ आइडिया ले लेंगे चित्र का, क्योंकि अपने को लिमिट चाहिए होगी। तो लिमिट बनाने के लिए अपन, लिमिट अपने को होने की लिमिट चाहिए होती है, और लिमिट के लिए अपन क्या करते हैं, इसका चित्र बनाते हैं कच्चा। तो इसकी सारणी बनाते हैं।
सारणी में क्या होता है कि कुछ वैल्यू ली जाती है। एक तो क्या ली जाती है, मान लो कुछ एक वैल्यू ली जाती है सुविधा के अनुसार, जैसे कुछ वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ जाए, बस इस प्रकार से। और लास्ट वैल्यू क्या ली जाती है, जीरो ली जाती है, भाई इस प्रकार से ली जाती है कि ये जीरो बन जाए। तो यहाँ पे लिख दी मैंने x की वैल्यू और यहाँ पे लिख दी मैंने y की वैल्यू। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, जीरो ले ली। जैसे x की वैल्यू जीरो लूंगा मैं यहाँ से पहले आप y का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले अपन y का मान निकाल लेते हैं। देखो y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ये 1/3 होगी, उधर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगा। ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब अपन रखते जाएंगे एक्स की वैल्यू। जैसे एक्स की वैल्यू जीरो रखी यहाँ पे, जैसे एक्स की वैल्यू क्या रखी हमने, जीरो रखी। एक्स की वैल्यू जैसे जीरो रखी तो यहाँ से अपने को क्या मिला बताओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर 2/3 का होल क्यूब। तो क्यूब से 3 से पावर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या गई अपने पास, प्लस माइनस ए। तो वाई की वैल्यू अपने के पास क्या मिल गई, प्लस माइनस ए मिल गई। अपन क्या ले रहे हैं, इसका रफ आइडिया ले रहे हैं। एक अपन देखो एक वैल्यू और ले लो, अब a/2 ले लो, एक वैल्यू a/2 ले लेते हैं और एक वैल्यू क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं। जैसे ही अपन a लेंगे ना इसमें इसमें जैसे ही अपन क्या लेंगे, a लेंगे, तो ये क्या मिल जाएगी अपने पास, जीरो मिल जाएगा। ठीक है। और यदि अपन x की वैल्यू क्या लेंगे, a/2 लेंगे, तो a/2 लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को बताओ, वाई स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 2/3 माइनस a/2 की पावर 2/3 की पावर हो गई अपने पास 3 हो गई। ठीक है, क्योंकि अपन इसका सिर्फ कच्चा चित्र बना रहे हैं, कच्चा चित्र बनाने से अपने को एक पता चल जाएगा कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो यहाँ पे देखो जब इसको सोल्व करेंगे, जैसे a की पावर 2/3 अपन बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पे अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 2/3 और उसकी पावर 3। तो यहाँ पे जैसे अपन करेंगे तो यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा, y का मान निकालेंगे अपन जैसे, तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस ए 1 माइनस 1/2 की पावर 2/3 3/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। ठीक है। अब देखो सिर्फ इसमें अपन ने सिर्फ आइडिया लिया है थोड़ा सा, इसमें हमने क्या लिया है, आइडिया लिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे देखो प्लस माइनस ए 1 माइनस थोड़ी सी टेबल अपन बड़ी बना लेते हैं। और फिर यहाँ पे हमने a/2, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस 2 की पावर, और फिर हमने यहाँ पे ले ली a और यहाँ पे 0। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे। अब अपन ने इसका क्या ले लिया, रफ आइडिया ले लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो देखो चित्र आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हो और ऐसे बनाकर भी देख सकते हो। अब देखो कैसे बनाते हैं इसको।
अब x की वैल्यू रखते जाएंगे और अपन क्या करेंगे, x बराबर वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू रखते जाएंगे। तो चित्र देखो कैसे बनेगा अपने पास, x की वैल्यू 0 रखोगे ना, तब x बराबर 0 कहाँ पे होता है, y एक्स पे। देखो थोड़े से छोटी सी चीजों से आपसे चित्र पता चल जाएगा कैसा चित्र बनेगा इसका। y बराबर x बराबर 0 कहाँ पे होता है, इस y एक्स पे होता है। तो यहाँ पे अपन प्लस माइनस ए लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया प्लस ए और यहाँ पे ले लिया मैंने माइनस ए। ठीक है, और जैसे मैंने x बराबर ए रखा, x बराबर ए रखा और y बराबर क्या मिल गया मेरे को 0, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा a, 0। तो ऐसे चित्र बनेगा इसका। ऐसे चित्र बनेगा, ये थोड़ा सही से बनेगा नहीं। ठीक है, ये आपका एस्ट्रॉइड का चित्र बनेगा। इस पॉइंट को नाम क्या देंगे अपन, a, 0। ठीक है, इसको नाम दे देंगे 0, a। अब अपने को ये जो चारों पार्ट बनेंगे ना, ये चारों पार्ट कैसे बनेंगे, सिमेट्रिक बनेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक पार्ट का भाग निकाल लेंगे, एक पार्ट का मान निकाल लेंगे अपन। यदि मान लो इस पार्ट का मान निकाले और इसको अपन क्या कर देंगे, फिर 4 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास एस्ट्रॉइड की क्या हो जाएगी, संपूर्ण लंबाई आ जाएगी। क्योंकि अपने को क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब है कि चारों भाई पूरी लंबाई निकालना, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस चारों भागों का अपने का क्या निकालना, इसकी लंबाई निकालनी। तो चारों भागों की लंबाई निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये भाग की लंबाई निकालकर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब लिखेंगे संपूर्ण लंबाई 4 गुणा कर देंगे और चाप क्या करेंगे, चाप एबी की लंबाई निकाल लेंगे। चाप एबी की लंबाई, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 4 इंटू चाप एबी की लंबाई कैसे निकालेंगे, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से लेकर ए तक, 0 से लेकर ए तक। और यहाँ हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल कर यहाँ रख देंगे। बस अब तो ये सोल्व हो जाएगा। मेन चित्र बनाना है, चित्र को आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तो डायरेक्ट याद कर लेना, और डायरेक्ट याद नहीं करते हो, बनाना सीखते हो तो यहाँ पे बना सकते हो। इसको नाम दे देंगे समीकरण संख्या 1। अब अपने पास क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स निकालना है। तो समीकरण को लेकर चलेंगे, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल टू ए की पावर 2/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे यहाँ से। तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 2/3 में से एक घटा देंगे, तो क्या बचेगा अपने पास, एक्स की पावर माइनस का 1/3। यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा y की पावर -1/3 और y के साथ क्या जाएगा dy बाई डी एक्स, और a की पावर 2/3 का क्या हो जाएगा, अवकलन 0। ठीक है, तो यहाँ से अपन जब इसका मान निकालेंगे, dy बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा माइनस की पावर माइनस का 1/3। ऐसे तो करेंगे अपन, इसको इधर ले जाओ चाहिए, यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान क्या आएगा अपने पास, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा y की पावर -1/3 अपॉन x की पावर 1/3। y की पावर -1/3 और यहाँ पे हो जाएगा, जैसे अपन इसको उल्टा करेंगे, 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा सही से करते हैं। देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाले, तो यहाँ पे ये बचेगा x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 और साथ में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू
0। तो क्या करेंगे अपन, y की पावर पॉजिटिव करेंगे ना, तो यहाँ से देखो dy बाई डी का मान निकलेगा अपने पास क्या, dy बाई डी का मान निकलेगा माइनस एक्स की पावर -1/3 और अपॉन में y की पावर -1/3। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से पावर क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। तो जैसे पावर पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा -y की पावर 1/3 और ऊपर नीचे हो जाएगा x की पावर 1/3। ये आपके पास dy बाई डी का मान आ गया। ठीक है, तो पावर को क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 में अपन इसको रख देंगे। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा अपने पास, 4 इंटू 0 से a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी का होल स्क्वायर माइनस y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, 4 0 से a, अब देखो 1 प्लस माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, y की पावर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 2/3 इंटू dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से a, ये हो जाएगा x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 अपॉन में क्या हो जाएगा x की पावर 2/3 इंटू dx। अब इसमें क्या आना चाहिए, अब y अपन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y वाले पद नहीं आने चाहिए। तो y वाले पद नहीं आने के लिए यहाँ पे अपने पास एक रिलेशन होता है। स्टार्टिंग में जो अपने पास समीकरण था वो क्या था, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू अपने पास क्या था, a की पावर 2/3। उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 0 से a की पावर 2/3 और ये हो जाएगा अपने पास x की पावर 2/3। जब इसको अपन अंडर रूट से बाहर लेंगे तो अंडर रूट से जैसे बाहर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ 4 इंटू 0 से a, तो a की पावर तो क्या हो जाएगा 1/3 और नीचे आ जाएगा x की पावर 1/3। तो a की पावर 1/3 को अपन क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, 4 इंटू a की पावर 1/3 0 से a x की पावर -1/3 का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लो और ये आपकी चाप की लंबाई आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 4 a की पावर 1/3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 और रख देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 4 a की पावर 1/3। अब नीचे क्या बचा देखो, 3 है ना, 3 मतलब 2/3 बचेगा, 2/3 बचे तो ऊपर क्या कर देंगे, इसको उल्टा ऊपर जाएगा तो 3/2 में जाएगा और x की पावर में क्या बचेगा 2/3 बचेगा। तो फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो यहाँ से बचेगा 2 इंटू 3 6 a की पावर 1/3 और a की पावर 2/3। तो ये आ जाएगा संपूर्ण लंबाई 6 a। ऐसे अपने सवाल को सोल्व करेंगे। तो चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी अपने पास, एस्ट्रॉइड की 6 a। अब एक तो ये तरीका अपने पास कार्तीय रूप में दे रखा हो तब, अब पोलर फॉर्म में दे रखा हो तब अपन कैसे करते हैं ज्ञात, देखो तब उस तरीके से भी देख लेते हैं करके। देखो उसके लिए चित्र तो अपने पास यही रहेगा, ये थोड़ा सा चित्र सही नहीं बना। ये अपने पास चित्र बनेगा। ठीक है, अब अपने को क्या पता है,
अपने को जो अक्ष वाई में दे रखा है, तो अपने पास समीकरण क्या दे रखा है, अक्ष इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा। अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में आ गया, और आपको पता है पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे सोल्व करते हो आप, सबसे पहले क्या निकालो, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालो और डी वाई अपॉन में डी थीटा निकालो, और फिर थीटा की क्या चाहिए अपने को, लिमिट भी चाहिएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, 3a कोस स्क्वायर, 3a कोस स्क्वायर थीटा, और कोस का वापस डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा, इसमें क्या हो जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमने क्या कर लिया, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लिया, डी वाई अपॉन में डी थीटा निकाल लिया। अब अपने को लिमिट चाहिए कि थीटा की, तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ पे थीटा बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, 0 से लेकर पाई/2 कर देंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और फिर 4 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो परिमाप क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0 से पाई/2 और अंडर रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इसमें वैल्यू रख के, और फिर अपना आंसर आ जाएगा 6 ए इसका आंसर आएगा। अब देखो dx अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे देखो dx अपॉन डी थीटा का अपन डायरेक्ट होल स्क्वायर करते हैं, -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 a स्क्वायर कोस की पावर 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर 9 a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या हो जाएगा, डी थीटा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो जैसे अपन इसको में कॉमन क्या लेंगे, 0 कॉमन लेंगे ना, 0 से पाई/2, और इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 से पाई/2, और इसको जब जैसे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 बाहर आएगा तो 3 के रूप में, और ए स्क्वायर ए के रूप में, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, 3 ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा 12a, और ये हो जाएगा 0 से पाई/2, और ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब चाहे तो आप ऊपर नीचे 2 से गुणा करके वैसे ही इंटीग्रेशन कर लो, चाहे इसमें आप गामा फंक्शन लगा दो। तो इसमें गामा फंक्शन लगाएंगे तो इसमें देखो m बराबर तो क्या है, 1। आपको बताया था कि 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा और d थीटा इक्वल टू क्या होता है, सूत्र होता है ना, डायरेक्ट वाली सूत्र बताया था आपको, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2, और नीचे हो जाएगा 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। ये सूत्र 0 से पाई/2 लिमिट होने पर ही लगता है, या तो इस तरीके से कर सकते हो, या आप इसमें क्या करो, ऊपर नीचे 2 से गुणा करके साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बना लो, फिर डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लेना। तो इसमें m के स्थान पर क्या है अपने पास, m के स्थान पर 1 है, और n के स्थान पर भी क्या है अपने पास 1 है, दोनों के स्थान पर क्या है 1 1 है। तो लगा दो इसके अंदर डायरेक्ट, तो 1 प्लस 1/2, तो यहाँ पे भी 1 प्लस 1/2, नीचे आ जाएगा अपने पास 2, 1 प्लस 2 अपॉन में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 6e इंटू 2/2 1 गामा 1, और ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4, 4/2 कितना हो जाएगा गामा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 6a। आपको मैंने बताया था गामा और फैक्टोरियल में क्या रिलेशन होता है, गामा n प्लस 1 किसके बराबर होता है, फैक्टोरियल n के बराबर होता है, तो ये फैक्टोरियल 0
फैक्टोरियल 0 अपॉन फैक्टोरियल 1। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 6 से आ जाएगा। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1 होता है और फैक्टोरियल 1 का मान भी क्या होता है 1 होता है। तो इसकी लंबाई भी क्या आ जाएगी 6 ए आ जाएगी। तो एस्ट्रॉइड की जो संपूर्ण लंबाई होती है वो कितनी होती है 6 ए होती है। अपन ने दोनों तरीके से देख लिया कि एस्ट्रॉइड की संपूर्ण लंबाई क्या हो जाएगी अपने पास 6 ए हो जाएगी। अब आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए तो आप दोनों तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हो। चाहे तो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दे दिया जाए, चाहे आपको कार्तिक रूप में दे दिया जाए, दोनों तरीके से इसकी लंबाई का कितनी आएगी इसकी 6 से ही आएगी। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और जिन्होंने बच्चों ने बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है जिसको आपको पढ़ना है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।